चलिए सर जी, ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? यस सर। जी यस सर। सर। जी सर, हर एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले बता दूं, और चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है। चैप्टर के अंदर बहुत लिमिटेड वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेनेशन रहेगी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी 100% अटेंटिवनेस जरूरी है। चैप्टर एक्चुअल में तो ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, लेकिन क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं सकते, तो हम जो चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे उसको पूरी तरह से ध्यान से समझना और देखना जरूरी बन जाता है। तभी कह सकते हो ये चैप्टर समझ में आता है। अदरवाइज कहीं कोई डाउट रह सकता है, और अगर वो डाउट रहे तो आप ऑनेस्टली बात करोगे या कम्युनिकेट करोगे। मैं यहां पर चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स। सर डाउट्स नहीं होंगे आज? मैंने बोला था संडे को लेंगे डाउट्स। ओके सर। जी हाँ। तो केमिकल काइनेटिक्स प्लीज जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं यहां पर कुछ बातचीत करता हूं, प्लीज जतिन भैया ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं यहां पर सपोज गौरिक का एग्जाम्पल, गौरिक एक बहुत अच्छे तरीके से बाइक चलाता है। आप बाहर खड़े हुए थे मेरे साथ, और गौरिक हमारे आगे से निकला एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम सबके सामने तेज स्पीड है, और जब वो हमारे सामने से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया, शायद ही हम दोनों में से कोई रिकॉग्नाइज कर पाया होगा कि गौरिक गया। चलो रिकॉग्नाइज भी कर लिया तो हमें पता नहीं चला होगा कि गौरिक ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, या गौरिक की बाइक का नंबर क्या है, गौरिक कौन सी बाइक पे गया है, बाइक का कलर क्या है, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं गौरिक या उसकी बाइक से एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गौरिक की स्पीड क्या थी? तेज थी। पक्का। अगले दिन गौरिक वही बाइक पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गया। गौरिक गया, गौरिक ने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे, बाइक कौन सी थी, बाइक का मॉडल कौन सा था, बाइक के अंदर हैंडल टूटा हुआ था नहीं टूटा हुआ था, उसका मिरर सही दिख रहा था नहीं दिख रहा था, गौरिक नैतिक को देखकर कौन से फेशियल एक्सप्रेशंस बनाकर गया, वगैरह वगैरह वगैरह। हम वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस, एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं जो गौरिक या उसकी बाइक से एसोसिएटेड थे। ऐसा क्यों? क्योंकि गौरिक की मूवमेंट की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। मानते हो बात को? हमारे लिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकरेंस में आती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड के ऊपर हम उसके बारे में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या तो डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर स्पीड ज्यादा होएगी तो शायद वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिफाइन ना कर पाए। अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को, किसी केमिकल रिएक्शन के अकरेंस को, किसी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम का सहारा लूं, रेट ऑफ अकरेंस का सहारा लूं, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन का सहारा लूं, तो मैं बोलता हूं मैं उसकी काइनेटिक्स की स्टडी कर रहा हूं। यानी मैं यहां पर केमिकल रिएक्शन को उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से पढ़ूंगा, समझूंगा, और उसके बारे में कोई भी चीज डिस्कस करूंगा। तो अंडर दिस चैप्टर हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी केमिकल प्रोसेस की रेट ऑफ अकरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। बात समझ में आती है? लिखिए जरा। केमिकल काइनेटिक्स is the study of our chemical reaction, study of a chemical reaction on the basis of
on the basis of its rate of occurrence. देखिए बेटा, मैं सपोज यहां पर अनीश का एग्जाम्पल लूं। अनीश एक जगह पे बैठा हुआ है, कोइंसिडेंटली यहां पर जब ये बैठा हुआ है तो माइलस्टोन लगा हुआ है 100 किलोमीटर। थोड़ी सी हमारी इंडिया वियर्ड है, नाम होता है माइलस्टोन और डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं हम किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना। तो अब ये नहीं बोल सकते किलोमीटर स्टोन, हम बोलते हैं माइलस्टोन, लेकिन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम किसमें, किलोमीटर की। ये अनीश यहां से चलता हुआ सपोज अगले माइलस्टोन पे जाकर बैठ गया। हो सकता है कोई हॉबी होगी कि माइलस्टोन बाय माइलस्टोन बैठकर चेक करते हैं, है ना। तो ये यहां पर जाकर बैठ गया और यहां पर माइलस्टोन पे लिखा हुआ था 200 किलोमीटर। इस जगह से इस जगह जाने में हो सकता है इसने 5 घंटे लिए हों। मुझे नहीं पता ये पैदल चलकर गया है या बाइक पे गया है, स्कूटी पे गया है, साइकिल पे गया है, बट 100 किलोमीटर माइलस्टोन से 200 किलोमीटर माइलस्टोन पे आने के लिए इसने कितना टाइम लिया, 5 घंटे। आपको अगर मैं सिंपली रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन निकालने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे, सर माइलस्टोन टू माइनस माइलस्टोन अपॉन में, सपोज इसने कोई क्लॉक वॉच लगा रखी थी तो टाइम वैल्यू 2 माइनस टाइम वैल्यू 1, या इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, यही बोलोगे। तो आप इसकी रेट बोल दोगे 100/5 यानी 20 किलोमीटर पर। इस रेट को आप क्या नाम देते हो, स्पीड। तो मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ अनीश इज 20 किलोमीटर पर आवर। सर ये तो फिजिक्स पढ़ाने लग गए। अब फिजिक्स में जनरली रेट कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में रेट की बात हम कैसे करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर कभी भी अगर आप एक केमिकल प्रोसेस की बात करते हो तो केमिकल प्रोसेस का नजरिया दो चीजों से दिखाई देता है, एक रिएक्टेंट के तौर पर, एक प्रोडक्ट के तौर पर। सपोज मैं बोलूं ए के अंदर कुछ भी चेंज हो और वो बी बन जाए, तो ए के नजरिए से ए डिकम्पोज हो रहा है और बी के नजरिए से बी प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ या ना, यही है ना। तो मेरे लिए एक प्रोसेस की स्पीड, एक प्रोसेस की रेट मैं दो ढंग से डिफाइन कर सकता हूं, रिएक्टेंट के तौर पर भी और प्रोडक्ट। लेकिन सर फिर भी कैसे, तो बेटा हमारे लिए रिएक्टेंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली, अगर रिएक्टेंट जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगा तो मैं कहूंगा रिएक्शन जल्दी हो रही है, या प्रोडक्ट जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगा तो मैं कहूंगा रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रही है, या मैं कहूंगा प्रोडक्ट धीरे धीरे प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं कहूंगा रिएक्शन स्लो हो रही है, या रिएक्टेंट धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो मैं बोलूंगा रिएक्शन स्लो हो रही है। बात समझते हो। तो रिएक्शन की स्पीड, एक रिएक्शन मैकेनिज्म के होने की स्पीड मैं दो चीजों पे डिफाइन कर सकता हूं, रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने पे और प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने पे। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। प्लीज ध्यान से एक एक चीज लिखेंगे, आपको ये लिखना है, आप लिख सकते हो प्लीज। नहीं लिखना, अरे लिख लो भाई, अभी आएगा बहुत कुछ ऐसे में ही।
सिंपल सा, ये प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फिजिक्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लिख लिया? लिख लिया? चलिए, अब देखो बेटा, मैं यहां पर कुछ चीजें बहुत बेसिक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, इतने सालों से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लिखना चाहूंगा। मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो ये जनरली डीकंपोज होते हैं, हाँ या ना? वहीं पर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो ये जनरली प्रोड्यूस होते हैं, हाँ या ना? अब ध्यान से बात को समझिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं रेट, कोई भी रेट की बात करूं, चाहे बेटा रेट का नाम मैं स्पीड कर दूं, चाहे मैं रेट का नाम रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल दूं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पर्टिकुलरली आप इसको स्केलर क्वांटिटी मान रहे हो, इसलिए ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती। बात अगर ध्यान से समझिए, कोई चीज चल रही है, मोशन में है, इररिस्पेक्टिव वो कितना भी धीरे चले, कितना भी तेज चले, उसकी कभी भी स्पीड नेगेटिव, क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर नेगेटिव नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन के बिहाफ पर नेगेटिव होती है। बात समझ में आती है? तो यहां पर हम पहले से ही मानकर चल रहे हैं, हम किसी भी रेट की बात करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लो, रिएक्टेंट्स डीकंपोज, reactants decompose while product produced, while product produced, full stop. Next point, rate of reaction, rate of reaction is the speed of occurrence of a reaction mechanism hence taken as scalar quantity. Next point, rate of decomposition of reactant, rate of decomposition of reactant states how fast or slow, how fast or slow reactants decompose,
हाउ फास्ट और स्लो reactants decompose. Next point, rate of formation of product. Rate of formation of product. It is how fast or slow products are produced. How fast or slow products are produced. Next point, rate of reaction may or may not, rate of reaction may or may not be equal to rate of decomposition और रेट ऑफ फॉर्मेशन. देखो, जब भी डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, रिएक्टेंट की बात करेंगे और फॉर्मेशन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की बात. फिर अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो चेंज नहीं होंगे. बच्चे, हमारे लिए हम सिर्फ इस टाइम पर इरिवर्सिबल प्रोसेस लेकर चलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस लेकर नहीं चलेंगे. अगर आप कभी रिवर्सिबल प्रोसेस लेकर चलोगे तो उनको दो प्रोसेस मानकर चलोगे. उसमें जो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोलते हो, अल्टीमेटली वो दो डिफरेंट रिएक्शंस मानी जाएंगी ना. यस सर. शुक्रिया. अभी आएंगे, लिखवा रहा हूं सब कुछ. लिख लिया? कंसिडरिंग a reaction as considering a reaction as irreversible reaction. देखो बेटा, अब कुछ चीजें कुछ डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा. मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी, A gives B. अल्टीमेटली अगर मैं एक छोटा सा कंटेनर लेता हूं जहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि A ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, आप यहां से A इनलेट कर रहे हो और यहां से B रिलीज हो रहा है. ए डाल रहे हो, बी रिलीज हो रहा है. हाँ या ना? छोड़ दो पेन, सुन लो ध्यान से. इस टाइम पर अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोला जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन प्लीज समझिएगा, वो इस कंटेनर में होने वाले मैकेनिज्म की स्पीड, यानी इस कंटेनर में ए से बी बनने में जितना टाइम लग रहा है, जिस स्पीड पर यह हो रहा है, दैट रेफर्स टू एज रेट ऑफ रिएक्शन. इसका बेशक रिएक्टेंट के डीकंपोज होने से लेना देना है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से लेना देना है, लेकिन आप कहो डीकंपोजिशन या फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन एक चीज है, ऐसा नहीं. तीन अलग अलग बातचीत चल रही है यहां पर. रेट ऑफ रिएक्शन, सर एक रिएक्शन कितनी जल्दी होती है, यानी कोई भी चीज, आज मैंने लिखा A gives B, कल को मैं जतिन लिखता A gives 2B,
परसों में लिखता ए गिव्स 5B, तो एक ए से 5B बनने में जितना टाइम लगा उसके रेफरेंस में मैं क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ डीकंपोजिशन, भाई जल्दी जल्दी ए डीकंपोज हो रहा है या जल्दी जल्दी बी प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जरूरी नहीं है कि सेम हो। वो सेम भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है, यानी उससे लेना देना। पक्का बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इनडायरेक्टली ऑल्दो दे आर डिपेंडेंट बट दे आर नॉट सेम। समझ में आती है बात। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन समझू, किसी चीज का डीकंपोज होना, किसी चीज का टूटना, किसी चीज का ट्रांसफॉर्म होना, रिएक्टेंट्स के लिए बोला जा रहा है। बात को समझिएगा, कोई चीज डीकंपोज हो रही है तो हमेशा तरन उसकी फाइनल वैल्यू उसकी इनिशियल वैल्यू से कम होगी या ज्यादा, कम। मानकर चलिए ए टूट रहा है, यहां पर आप ए को तोड़ रहे हो, गीता में 100 ए लेकर आया, आपने 10 तोड़ दिए, तो फाइनल 100 से ज्यादा है या 100 से कम, कम। आपने 20 तोड़ दिए, 80 रह गए, 100 से ज्यादा है या कम, तो हमेशा फाइनल वैल्यू विल बी लेसर। बात समझते हो। और हर बार आपको मैंने वो क्यों बनवाया था स्टार्टिंग में, यार ये बना लो, आपने कोई भी स्पीड की बात करी तो फाइनल वैल्यू माइनस चेंज, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकाला जा रहा है। यहां पर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के केस में डीकंपोजिशन, प्लीज समझिएगा ध्यान से, विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। बेटा कंसेंट्रेशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं और चेंज के लिए मैं डेल्टा लगा दूं, पक्का। लेकिन सबको पता है डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और क्योंकि डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, डीकंपोजिशन में फाइनल वैल्यू कम होगी इनिशियल वैल्यू, और यहां पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। क्या रेट कभी भी माइनस हो सकती है, नहीं। तो मैं पहले से ही यहां पर क्या लेकर चल रहा हूं, माइनस। किसके केस में लेकर चल रहा हूं, रिएक्टेंट के केस में। क्यों लेकर चल रहा हूं, क्योंकि फाइनल वैल्यू विल बी लेसर देन इनिशियल वैल्यू। दोबारा से देखते हैं गौरिक, मैं लिखता हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो आप बोलोगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में चेंज इन टाइम, डेल्टा में बी अपॉन में डेल्टा। अब ध्यान से बात को समझिएगा, कोई चीज बन रही है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, क्या फाइनल वैल्यू बड़ी है या छोटी, बड़ी। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं क्या लगा सकता हूं, पॉजिटिव। पक्का। अब समझिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर इस केस में सपोज 100 ए लेकर चला, बोर्ड पर देख ले भाई, बाद में लिख लेना, और यहां पर बी थे 0। मान लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पर मिनट की फॉर्म में हो रहा है, यानी हर मिनट में एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ओजस एक रिएक्शन मैकेनिज्म पर मिनट, एक रिएक्शन मैकेनिज्म करने के लिए आपको ए कितने चाहिए, एक। सीरत क्योंकि मेरा कोफिशिएंट 1 है, मुझे ए कितने चाहिए, एक। और निमरजीत क्योंकि मेरा कोफिशिएंट बी का 1 है, बी बनेंगे कितने, यानी ये 100 से 99 एक मिनट में आएगा, और ये 0 से
स्पर्श दोबारा से देखते हैं, ये 99 से 98 अगले मिनट में आएगा और ये 1 से 2 अगले मिनट में। और यहां पर अगर आप देखो तो एक रिएक्शन मैकेनिज्म भी 1 मिनट में हो रहा है। तरन यहां पर ऐसे एग्जाम्पल में सर, जहां पर जिस स्पीड पर आप ए को फीड कर रहे हैं, जिस स्पीड पर आप डीकंपोजिशन कर रहे हैं ए की, वही सेम स्पीड है फॉर्मेशन ऑफ बी की, और वही सेम स्पीड है मेरे रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों हर्षित मैं ऐसा बोल पा रहा हूं? सर, एक रिएक्शन मैकेनिज्म जिस स्पीड में होता है उसी स्पीड पर ए एंटर करता है और उसी स्पीड पे बी बाहर, बाहर भी एक बी निकल रहा है और अंदर भी एक ए आ रहा है। तो इसकी डीकंपोजिशन हर मिनट में एक की है, इसकी फॉर्मेशन हर मिनट में एक की है, और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी हर मिनट में एक की है। तो तीनों स्पीड क्या हो गई? सेम हो गई। इस केस में मैं लिख सकता हूं रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, या इसको वर्ड्स में ना लिखकर फॉर्मूला के बिहाफ पर लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस, देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पड़ा होगा तो डेल्टा को हम स्मॉल डी लिख लेते हैं। तो क्या मैं यहां पर माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू प्लस डी बी बाय डी टी लिख सकता हूं? अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें समझानी है। मैं लेता हूं 2a गिव्स 3b। फिर दोबारा से मैंने एक कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में a को फीड करा रहा हूं और यहां से b निकल रहा है। लेकिन एक रिएक्शन मैकेनिज्म करने के लिए कितने a चाहिए और कितने b प्रोड्यूस होते हैं? पक्का बात को समझिएगा। आज भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म पर मिनट में लेट सपोज 1 हो रहा है। अनीश यहां पर समझना बहुत जरूरी है। अंश भैया ध्यान से बात को समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अ रिएक्शन मैकेनिज्म? सर, जो रिएक्टेंट में ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। आज रिएक्शन मैकेनिज्म 1 हो रहा है। 1 होने का मतलब क्या है? सर, आप मुझे 2a दो, मैं आपको कितने बी दूंगा? एक रिएक्शन मैकेनिज्म में कितने ए फीड कर रहे हो और कितने बी निकल रहे हैं? बार बार बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ईच एंड एवरी रिएक्शन मैकेनिज्म होल्ड्स 2 रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स। पक्का बात समझ में आ रही है? बेशक 1 मिनट में एक रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे तरन पूछूं ए डीकंपोज कितना हो रहा है 1 मिनट में? तरन गुड मॉर्निंग। भाई ना मैं मनप्रीत मैम हूं तेरी, है ना? किसी के बस की नहीं है ये चीज पढ़ाना। मेरे लिए 1 मिनट में एक रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। आपके लिए जो ए फीड हो रहा है पर मिनट रिएक्शन करवाने के लिए वो कितने यूनिट है और प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो अगर मैं 1 मिनट की कहानी बोलूं तो 1 मिनट में एक रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन 1 मिनट में कितने ए डिकंपोज हो रहे हैं और कितने बी प्रोड्यूस हो रहे हैं? समझते हो बात को? तो यहां पर अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को ए की डीकंपोजिशन के साथ मैच करना होगा। अगर मैं यहां पर लिख के दिखाऊं तो बेटा यहां पर 100 से आप आ रहे हो 97, सॉरी 98, 98 से फिर कितने आओगे? 96 से कितने आओगे?
यहां पर 0 से बेटा कितने, 3 से कितने, 6 से, ये हर दो दो का डिक्रीज दिखा रहा है, ये हर तीन तीन का इंक्रीज दिखा रहा है, ये 1 यूनिट पर मिनट चल रहा है। इसको और इसको इक्वेट करने के लिए मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दोबारा से बात करते हैं, ध्यान से समझना। रेट ऑफ रिएक्शन को डीकंपोजिशन से मैच करने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। दोबारा से बात करते हैं, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से मैच करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो यहां पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो ये होगी -1/2 dA/dt इक्वल्स टू +1/3 dB बाय भाई dA/dt। तो सिंपली डीकंपोजिशन है किसकी, रिएक्टेंट की। यहां dB/dt रेट किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की। लेकिन इस केस में भाई 1 मिनट में 3 3 बन रहे हैं, 1 मिनट में दो दो डीकंपोज हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली 1 मिनट में कितना रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, जो 2 ये डीकंपोज हो रहे हैं और 3 ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो है 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डीकंपोजिशन और फॉर्मेशन से मैच करने के लिए आपको हर बार स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आती है, पक्का। अब अगर मैं इसको कॉमन टर्म्स में पढ़ूं, ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -1/a डी ए बाय इक्वल्स टू -1/b डी बी बाय इक्वल्स टू +1/c डी सी बाय इक्वल्स टू +1/d डी डी बाय डी टी। यहां पर भाई अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों एक साथ ही रिएक्ट करेंगे ना। हाँ, इसके 3 लगते हैं, इसके 2 लगते हैं, तो 3 की डीकंपोजिशन, 2 की डीकंपोजिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से दोनों ही मैच करनी पड़ेंगी। निकाल तो दोनों की डीकंपोजिशन से सकते हो ना। अनीश दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। सपोज आप एक टॉय इंडस्ट्री में काम करते हो, टॉय के 2 पैर लगाते हो, 2 हाथ लगाते हो और 1 नाक लगाते हो। जब 2 हाथ लगने की बात आई तो डीकंपोजिशन इज इन दी फॉर्म, मतलब इन दी टेकिंग ऑफ 2 यूनिट्स। वहीं पर पैर लगाने की बात आई तो हर बार 2 लगाने पड़ेंगे। एक रिएक्शन मैकेनिज्म करने के लिए 2 हाथ और 2 पैर। तो हाथों को किससे डिवाइड करोगे, लाइकवाइज पैरों को भी किससे डिवाइड करोगे, 2 से, लेकिन नाक को 1 से। तो आप सिर्फ एक रिएक्टेंट की डीकंपोजिशन, दूसरी रिएक्टेंट की डीकंपोजिशन, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, दूसरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, तीसरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से रेट ऑफ रिएक्शन का जब भी रिलेशन निकालोगे, आपको हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पक्का बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं, लिखिए प्लीज। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन is concentration time inverse। is concentration time inverse, where rate of reaction depends upon
रेट ऑफ, बेटा डीकंपोजिशन या डिसअपियरेंस लिखा हो एक ही बात है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स with respect with respect to the stoichiometric coefficients of reactants and products of reactants and products for a reaction ये बेटा येलो बॉक्स वाला कॉपी कर रहे हो, लिख लिया प्लीज। कभी कभार वाइवा के अंदर आपसे पूछा जाए कि सर ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों लेकर चल रहे हो, या ये माइनस का साइन क्यों लेकर चल रहे हो और यहां पर क्यों नहीं लेकर चल रहे, तो सर रिएक्टेंट के केस में आप बोलेंगे सर माइनस का साइन अगर हम नहीं लेकर चलते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू हमें नेगेटिव आ जाएगी, रेट कभी भी नेगेटिव। दूसरी चीज आपके पास यहां पर सर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर एक रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तेज हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन में, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जब भी इनको मैच करना पड़ेगा हमें स्टोशियोमेट्री से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेसिप्रोकल को। पक्का बात समझ में आती है। तो यहां पर अगर हम छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स में देखें तो 2a प्लस 3b गिव्स c, a gives 2b और 2a प्लस 3b गिव्स 5c। जल्दी से जरा रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस बनाओ। थ्री बी डिजाइनर है थोड़ा सा, जल्दी से। सर ये बी के पहले क्या लिखा हुआ है?
हो गया? बताइए सर। सही है, शुक्रिया। अनीश भैया बताना सही है? सही है ना? सही है, पक्का क्लियर है? जल्दी से 2 मिनट लगाकर रीड कर रहे हो, चीजें यहां तक रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, कह सकते हैं 4 या 5 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस, तो क्लास कोई भी मिस नहीं करे। इसके अलावा मैं दोबारा से बता दूं, 1 जून एंड ऑनवर्ड्स आई विल बी कीपिंग द क्लासेस इन मॉर्निंग। क्लासेस विल बी नियरली 4 days अ वीक, साथ में 1.5 घंटे तक की तकरीबन क्लास होगी। तो समझ जाइएगा, ध्यान से कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। और कैसे होगी 1.5 घंटे की वो भी समझा दूं। मैं यहां पर जो चला रहा हूं वो आपकी स्पीड पे चल रहा है। आप अगर यूजुअल क्लासेस देखो तो हफ्ते में 3 दिन होती है 3 घंटे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, 4 दिन 1.5 घंटा। तो 2 दिन में आपका जो यूजुअली चल रहा है वो चलाऊंगा, और 2 दिन पैरेलली मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स, डीएनएफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स खत्म करवाऊंगा। बायोमोलिक्यूल्स कहीं पर भी पूरी केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं होता हुआ नजर आएगा। लाइकवाइज आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो भी रिलेट नहीं होगा, और डी एंड एफ भी कहीं पर भी रिलेट नहीं होगा। मेरा ये वीक बाय वीक करवाने का पर्पस है। मान लो मैंने फर्स्ट वीक के अंदर आपके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करवाया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी पूरे 1 हफ्ते के अंदर उसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस, उसके साथ एसोसिएटेड थ्योरी, चीजों को रिवाइज एंड रिकॉल करने की। नेक्स्ट वीक के अंदर डीएनएफ करवाया तो उसके साथ की थ्योरी बाद में हो जाएगी, देख लोगे उसके अकॉर्डिंगली, बाद में देख लेना प्लीज, वो करोगे। लाइकवाइज उसके नेक्स्ट वीक में मैंने बायोमोलिक्यूल्स करवाया तो उसके साथ एसोसिएटेड। अब ये 3 चैप्टर्स अगर प्योरली थ्योरी कैरी कर रहे हैं, तो भाई ये थ्योरी अगर आज लर्न कर लोगे सही ढंग से, तो हो सकता है 4 महीने बाद 70% तक रह जाए। लेकिन जब उस टाइम पे रिवाइज करोगे तो दोबारा 100% बन जाएगी। तो जो आपकी वेकेशंस का टाइम है उसमें ये तीनों छोटे चैप्टर्स होने का मतलब है आप मेंटली फ्री हो गए। ये चैप्टर मैं मानकर चलता हूं 6 या 7 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। पूरे जून के अंदर आपके वो तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो अल्टीमेटली समझ सकते हो 10 जून से आप ऑर्गेनिक कर रहे हो मेरे साथ, और ऑर्गेनिक चलेगी सितंबर एंड तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। वो ऑर्गेनिक क्यों इतनी लंबी जाएगी, सिलेबस कंप्लीट होगा लेकिन फिर क्वेश्चनर प्रैक्टिस चलेगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बैच के पास ये थोड़ी सी बेनिफिट है कि उनको ना सिलेबस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स ना ज्यादा क्लियर नजर आएगा। अगर आप मान के चलो तो आज आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, 3rd चैप्टर चल रहा है, उस बैच में अभी भी 2nd चल रहा है। समझ सकते हो, क्योंकि उनका ऑर्गेनिक का चैप्टर लंबा है। जब उनकी ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी, आप ऑर्गेनिक के 1.5 चैप्टर पर हो गए या 2nd चैप्टर तक हो गए, उनके लिए क्या बचेगा, वो 2 छोटे चैप्टर्स। आपके पास क्या बचेगा, थोड़ा सा लंबा पोर्शन, तो खत्म। अल्टीमेटली दोनों का सेम होना है, बट सिर्फ बेनिफिट क्या है, आप ऑर्गेनिक एंड में कर रहे हो। अब एंड में ऑर्गेनिक जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक का, तो उनके लिए बीच में डिप आएगा 2 चैप्टर फिजिकल का, आपका डिप नहीं आएगा, आपकी क्या चलती रहेगी, ऑर्गेनिक चलती रहेगी। तो दैट विल बी अ बेनिफिट कॉल फॉर यू पीपल। बट उनके लिए भी थोड़ा सा ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं पहले से वो जो उनसे डिप के 3 चैप्टर्स है ना, वो मैं पहले ही साइड में करवा रहा हूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं पर किसी का घूमने वगैरह का प्रोग्राम बन रहा हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। अगर वो टिकट्स बुक हो गई हैं फिर तो मैं चेंज नहीं करवा सकता। अगर इफ इनकेस टिकट्स बुक नहीं हुई हैं तो मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा कौन सी डेट्स में टिकट्स बुक करवा लो।
क्योंकि मेरी साइड से भी 3 से 4 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी, जो कि अदरवाइज हर साल मिलती है। तो वो 4 दिन हमारे सिंक्रोनाइज हो गए तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। और अगर इफ इन केस कहीं पर आप बुकिंग करवा चुके हो, फिर तो देखो वो चेंज नहीं हो सकती चीजें, ठीक है ना। पता चले आप लोगों की पिटाई कर दे पेरेंट्स मेरे चक्कर में, उसका कोई फायदा नहीं।